ॐ गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ रहे समास प्रकरण में आज का चौथा पाठ पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोग 3 पाठ पढ़ चुके हैं। तो इसके पीछे के पाठ में हम लोग प्राक् कडारात् समासः इस सूत्र पर और सह सुपा इस सूत्र पर, इन 2 सूत्रों पर हम लोग अच्छी तरह से चर्चा कर चुके हैं। हमने देखा कि सहसुपा सूत्र में कितने पद हैं, उस सूत्र में किस सूत्र से अनुवृत्ति आती है, अनुवृत्ति आने के बाद क्या अर्थ बनता है, अर्थ बनने के बाद किस उदाहरण उससे क्या बनता है, इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा कर चुके थे। उसके बाद 5 प्रकार की वृत्तियाँ क्या होती हैं, उस 5 प्रकार की वृत्तियों पर भी हम लोग चर्चा अच्छी तरह से कर चुके हैं। अब आज का जो पाठ है वह उसके आगे का पाठ है कि नहीं। इसका मतलब यहाँ विग्रह किसे कहते हैं, यहाँ से हम लोग का आज का पाठ प्रारंभ होगा। तो जो हम लोग समास में ये जो 5 प्रकार की वृत्ति बताई गई है ना, कृत, तद्धित, समास, एक शेष, सनाद्यंत, धातु रूप, तो ये जो 5 प्रकार की वृत्तियाँ हैं इनमें क्या होता है, लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह होता है। 2 प्रकार का विग्रह होता है कि नहीं। विग्रह कितना होता है, 2 प्रकार का। कौन कौन, लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह, है कि नहीं। तो लौकिक विग्रह क्या होता है, अलौकिक विग्रह क्या होता है कि नहीं। पहले हम लोग इस पर विचार करते हैं कि लौकिक विग्रह क्या होता है, अलौकिक विग्रह क्या होता है। तो वो इसी लघु सिद्धांत कौमुदी में, इसी सूत्र में सहसुपा में ही वो आगे बताएंगे कि लौकिक विग्रह क्या होता है। लेकिन लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह जानने से पहले उसका जो उपजीव्य विग्रह है वो क्या होता है कि नहीं। क्योंकि लौकिक भी एक विग्रह है, अलौकिक ये भी एक विग्रह है। तो ये विग्रह किस चीज़ को कहते हैं, ये विग्रह क्या होता है कि नहीं। तो उस चीज़ को बताने के लिए यहाँ वरदराजाचार्य जी कहते हैं कि वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह। क्या बोले, वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह, है कि नहीं। देखिए वृत्त्यर्थ, वृत्त्यर्थ का मतलब वृत्तेः अर्थः वृत्त्यर्थः, वृत्ति का अर्थ, वृत्ति का जो अर्थ, है कि नहीं। देखिए वृत्त्यर्थ माने हो गया वृत्तेः अर्थः वृत्त्यर्थः, और उसका जो अवबोधकम, अवबोधक माने होता है बताने वाला, बोध कराने वाला, है कि नहीं। तो जैसे पढ़ने वाले को हम लोग पाठक कहते हैं, है कि नहीं। चलने वाले को चालक कहते हैं, उसी तरह बोध कराने वाले को बोधक कहेंगे, है कि नहीं। तो उसके पूर्व में अव उपसर्ग लग गया है बस एक, तो अवबोधकम माने अवबोधन कराने वाला। किसका अवबोधन कराने वाला, तो वृत्ति के अर्थ को, है कि नहीं। ये देखिए पीछे ही लिखा कि वृत्त्यर्थ अवबोधकम वाक्यम विग्रह। एक लाइन में कहे तो वाक्यम विग्रह, वाक्य को विग्रह कहते हैं। किसको कहते हैं, वाक्य को। लेकिन वो वाक्य कीदृशम वाक्यम विग्रह, किस प्रकार के वाक्य को विग्रह कहते हैं। तो उसका एक विशेषण दे दिया, वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह, माने वृत्ति के अर्थ को बताने वाला, वृत्ति के अर्थ का अवबोधन कराने वाला जो वाक्य है, उस वाक्य को हम विग्रह कहेंगे। जैसे हम लोग देखिए, इसके पूर्व हम लोग पढ़े थे ना, वृत्ति 5 प्रकार की होती हैं। उसमें राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः में राजपुरुषः ये वृत्ति था। क्यों वृत्ति था, क्योंकि वो वाक्य के अर्थ का अभिधान करता था, वो वाक्य के अर्थ का कथन करता था, इसलिए वो वृत्ति था। वाक्य था राज्ञः पुरुषः, उस वाक्य के अर्थ को जो कहता है उसी को हम वृत्ति कहते हैं। पीछे एक पाठ में देखे थे, परार्था विधानम वृत्ति, है कि नहीं। तो पर माने हो जाता है वाक्य, उसका जो अर्थ, तो वाक्य का क्या अर्थ है, राज्ञः पुरुषः का राज संबंधी पुरुष, यही अर्थ है। उसी अर्थ को जो कहे उसी को हम वृत्ति कहते हैं। तो उसी राज संबंधी पुरुष अर्थ को राजपुरुषः ये पद कहता है, इसलिए राजपुरुषः क्या हो जाता है, वृत्ति हो जाता है। अब उस वृत्ति को जो वाक्य उस वृत्ति के अर्थ को कहे, जो वृत्ति है, क्या वृत्ति है, राजपुरुषः ये वृत्ति है, उसका अर्थ क्या है, राज संबंधी पुरुष, ये उस वृत्ति का अर्थ है। अब उसी राज संबंधी पुरुष को कहने वाला जो वाक्य, तो अब उसी वृत्ति के अर्थ को कौन वाक्य कह रहा है, राज्ञः पुरुषः कह रहा है। इसलिए ये जो राज्ञः पुरुषः ये जो वाक्य है, जो वृत्ति के अर्थ का अवबोधन कर रहा है,
वृत्ति के अर्थ को बताने वाला है, वो वृत्ति के अर्थ का अवबोधन कराने वाला है, इसलिए वृत्त्यर्थावबोधकम है वो जो राज्ञः पुरुषः ये जो वाक्य है वो कैसा है, तो वृत्त्यर्थावबोधकम है, वो वृत्ति का जो अर्थ राज संबंधी पुरुष उसको कहने वाला राज्ञः पुरुषः ये वाक्य है, इसलिए ये वाक्य क्या होगा, विग्रह होगा। ये राज्ञः पुरुषः ये जो वाक्य है उस वाक्य का नाम होगा विग्रह। बात समझ में आ गई। विग्रह किसे कहते हैं, तो जो वृत्ति के अर्थ को कहे। इसी तरह हम देखिए एक से इसमें देखते हैं, माता च पिता च करने के बाद पितरऊ आप बनाते, तो पितरऊ ये वृत्ति हो जाता है। उसके बाद उसी वृत्ति के अर्थ को जो मातरऊ, इसका जो अर्थ है, अर्थ क्या है उसका, माता और पिता, ये उसका अर्थ है। उसी अर्थ को कहने वाला वाक्य क्या है, माता च पिता च, ये वाक्य है। तो वृत्त्यर्थावबोधकम वो वाक्य है, तो वो वाक्य क्या हो जाएगा, विग्रह, उसको हम विग्रह कहेंगे। बात समझ में आ गई। विग्रह किसे कहते हैं, जो वृत्ति के अर्थ का अवबोधन करे, जो वृत्ति के अर्थ को बताए, उसको हम लोग विग्रह कहते हैं। इसी तरह हमने कहा पीतम अंबरम यस्य असौ पीतांबरः, तो वहाँ पर देखिए जो पीतांबरा हमने बनाया वो तो वृत्ति हो गया, और उसी वृत्ति के अर्थ को कौन कह रहा है, पीतम अंबरम यस्य, ये कह रहा है, ये वाक्य कह रहा है। इसलिए वृत्ति के अर्थ का अवबोधन कौन करा रहा है, पीतम अंबरम यस्य करा रहा है, इसलिए वो पीतम अंबरम यस्य क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। सामान्य वाक्य को हम विग्रह नहीं कहेंगे, हम कहें रामः गच्छति, तो क्या विग्रह हो गया, नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि वृत्ति के अर्थ को नहीं कह रहा है, वहाँ कोई वृत्ति ही नहीं है। जो वृत्ति के अर्थ को कहे वही वाक्य विग्रह होता है, उसी वाक्य को हम विग्रह कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो राज्ञः पुरुषः ये क्या हो गया, विग्रह हो गया। वैसे ही माता च पिता च क्या हो गया, विग्रह हो गया। पीतम अंबरम यस्य ये क्या हो गया, विग्रह हो गया। कृष्णश्चासौ सर्पः क्या हो गया, विग्रह हो गया। नीलंच तदुत्पलम क्या हो गया, विग्रह हो गया। ये सब विग्रह है। अब वह विग्रह कितने प्रकार का होता है कि नहीं, वह विग्रह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। मतलब राज्ञः पुरुषः ये जो है वो दो प्रकार का होगा, इसलिए आगे लिखिए देखिए, स च, सह माने हो गया विग्रह। सह ये तत्शब्द से बना है, तत् सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द पूर्व के परामर्शक होते हैं। तो पूर्व में हमने क्या कहा था, ये देखिए विग्रह का है ना, पूर्व में, ठीक पूर्व में उसके सह के पूर्व में क्या कहा है, विग्रह। इसलिए सह शब्द से किसको पकड़ना है, विग्रह को पकड़ना है। तो सह माने विग्रह, वह जो विग्रह है। च माने और, तो और सह माने और वह विग्रह लौकिकः अलौकिकश्च इति द्विधा, माने लौकिकः और अलौकिकः इति माने इस प्रकार से, द्विधा माने दो प्रकार के हो गए। लौकिक और अलौकिक के भेद से वो विग्रह दो हो गए, मतलब वो राज्ञः पुरुषः दो प्रकार का हो गया। एक होगा लौकिक, एक होगा अलौकिक। उसी तरह माता च पिता च ये भी क्या हो गया, दो हो गया। एक होगा लौकिक, एक होगा अलौकिक। अब ये लौकिक अलौकिक क्या होता है भाई, ये कहाँ से आप लौकिक अलौकिक नाम दे रहे हैं, क्या फ़ायदा है आप ये इसका लौकिक अलौकिक नाम दिए। तो उसका लौकिक किसे कहते हैं और अलौकिक किसे कहते हैं, इसकी भी परिभाषा है। जैसे लौकिक का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, लौकिक में देखिए लोक शब्द से ठक प्रत्यय करके लौकिका बना है, माने लोके भवः लौकिकः, इस तरह हम करते हैं विग्रह। लोके भवः लौकिकः, लोक में होने वाला, भव माने होता है होने वाला, तो लोके भवः लौकिकः माने लोक में होने वाला, उसको लौकिक कहेंगे। हम कहते हैं ना ये लौकिक व्यवहार है, इसका मतलब ये लोक में होने वाला व्यवहार है। ये जो हमारा लोक है, ये जो पृथ्वी लोक है, इस पृथ्वी लोक में होने वाला व्यवहार जो होगा उसको हम कहेंगे लौकिक। तो ये लौकिक व्यवहार ऐसा हम लोग कहते हैं। उसी तरह अलौकिक माने न लौकिक इति अलौकिक, माने जो लौकिक में जिसका प्रयोग ना होता हो उसको हम अलौकिक कहेंगे। तो लौकिक में प्रयोग नहीं होगा तो कहाँ होगा, तो कह रहे वैदिक, उसको हम लोग वैदिक कहते हैं। तो अलौकिक का मतलब वैदिक। क्यों, क्योंकि जो लोक में प्रयोग नहीं होगा तो वो कहाँ होगा, तो वेदों में होगा, क्योंकि वेद लोक से अलग है। लोक में जो हो उसको लौकिक, जो वेद में हो उसको वैदिक अथवा अलौकिक, आप उसको अलौकिक भी कह सकते हैं, है कि नहीं। तो देखिए लौकिक का इसीलिए हम लोग अर्थ जब करते हैं तो कहते हैं लोके प्रयोगार्हत्वम लौकिकत्वम। इसका मतलब लोक में जो प्रयोग करने योग्य होता है उसको हम लौकिक कहते हैं। लोके प्रयोगार्हत्वम, लोके प्रयोग अर्हत्व जिसके पास होता है उसको हम लौकिक कहते हैं। अर्ह माने होता है योग्य,
तो लोके प्रयोगार्हत्वम माने लोक में प्रयोग का योग्य जिसके पास है उसको हम लौकिक कहेंगे। और लोके प्रयोगानर्हत्वम लोक में प्रयोग करने के योग्य जो नहीं होता उसको हम अलौकिक कहते हैं। ये तो परिभाषा हो गई। उदाहरण में देखें हम जैसे उदाहरण हमारा क्या है, राज्ञः पुरुषः, ये विग्रह है। विग्रह क्यों है? क्योंकि हमने पीछे ही पढ़ा कि वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह, वृत्ति के अर्थ का जो अवबोधन करे उसको हम विग्रह कहते हैं। बात समझ में आ गई। वो विग्रह दो प्रकार का हमने पढ़ा, एक लौकिक और एक अलौकिक। लौकिक उसे कहते हैं जो लोके प्रयोगार्हत्वम होता है, जो लोक में प्रयोग करने योग्य होता है। और अलौकिक उसको कहते हैं जो लोक में प्रयोग करने योग्य नहीं होता। ठीक है, तो देखिए राज्ञः पुरुषः ये लौकिक है और राजनंगस पुरुष सु ये अलौकिक है। क्या है? लौकिक विग्रह होता है राज्ञः पुरुषः और अलौकिक विग्रह होता है राजनंगस पुरुष सु। ये दो प्रकार के विग्रह होते हैं। राज्ञः पुरुषः को हम लौकिक क्यों कहते हैं और राजनंगस पुरुष सु को अलौकिक क्यों कहते हैं, ये परिभाषा से आपको पकड़ना है। देखिए परिभाषा क्या है, परिभाषा यही है ना कि लोके प्रयोगार्हत्वम लौकिकत्वम, लोक में जो प्रयोग करने योग्य हो। तो अब राज्ञः पुरुषः और राजनंगस पुरुष सु दो स्थिति आपके पास उपलब्ध है। पहला है राज्ञः पुरुषः, दूसरा है राजनंगस पुरुष सु। तो आप ये बताइए इन दोनों वाक्यों में से आप लोक में प्रयोग किसका करते हैं? क्या आप ऐसा कभी कहते हैं कि राजनगस पुरुष सु आनय, माने राज संबंधी पुरुष को ले आओ, इसको आपको संस्कृत में कहना हो लोक में, तो आप क्या ऐसे कहेंगे कि राजनगस पुरुष सु आनय, कि आप ऐसा कहेंगे राज्ञः पुरुषम आनय? क्या कहेंगे आप? राज्ञः पुरुषम आनय ये कहेंगे कि आप कहेंगे राजनगस पुरुष सु आनय? लोक में किसका प्रयोग करेंगे? तो आप झटिति बोलेंगे कि राज्ञः पुरुषम आनय, ये हम बोलेंगे। तो लोक में प्रयोग करने योग्य कौन है? राज्ञः पुरुषः है कि राजनगस पुरुष सु है? राज्ञः पुरुषः है। इसलिए राज्ञः पुरुषः के पास क्या है? लोके प्रयोगार्हत्व है, इसलिए वो क्या है? लौकिक है। इसलिए उस विग्रह का नाम क्या हो जाता है? लौकिक। ये दोनों विग्रह ही हैं, लेकिन इसमें कौन लौकिक है कौन अलौकिक है इसका हम लोग इस समय निर्णय कर रहे हैं। तो राज्ञः पुरुषः ये जो विग्रह है ये विग्रह लौकिक है। क्यों? क्योंकि इसमें लोक में प्रयोग करने की योग्यता है, लोक में प्रयोग होने की योग्यता है राज्ञः पुरुषः के पास। इसलिए राज्ञः पुरुषः ये जो विग्रह होता है उसको हम लोग कह देते हैं लौकिक विग्रह। बात समझ में आ गई। इसके बाद देखिए राजनगस पुरुष सु, इसका लोक में प्रयोग कदापि न भविष्यति, कभी भी नहीं होगा इसका प्रयोग। राजनगस पुरुष सु का लोक में प्रयोग तो होता नहीं। हम ऐसा थोड़ी कहते हैं राजनगस पुरुष सु आनय, राजनगस पुरुष सु गच्छ, इस तरह प्रयोग तो हम करते नहीं। इसलिए लोके प्रयोगानर्हत्वम है वो, इसलिए वो अलौकिकत्वम, वो अलौकिक है। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि राज्ञः पुरुषः ये हो गया लौकिक विग्रह और राजनगस पुरुष सु ये हो गया अलौकिक विग्रह। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ प्रकृत स्थल में हमारा जो उदाहरण है पूर्वम भूतः, ये जो भूतपूर्व है, ये जो उदाहरण हमारा है उसमें पूर्वम भूतः ये लौकिक विग्रह और पूर्व अम भूतसु ये अलौकिक विग्रह। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि पूर्वम भूतः का लोक में प्रयोग होता है, पूर्व अम भूतसु इसका लोक में प्रयोग नहीं होता। इसलिए जिसके पास लोक में प्रयोग होने की योग्यता है उसको हम लौकिक कहेंगे। तो पूर्वम भूतः ये लौकिक विग्रह हो गया और पूर्व अम भूतसु ये अलौकिक विग्रह हो गया। इसी तरह सभी जगह आगे भी देखिए पीतम अम्बरम यस्य में पीतम अम्बरम इस तरह करते हैं आप, तो ये पीतम अम्बरम ये लौकिक है। क्यों? क्योंकि इसका लोक में प्रयोग होता है। आप पीताम्बर न कह के आप ये भी कह सकते हैं पीतम अम्बरम यस्य एवं पुरुषम आनय, इस तरह भी आप कह सकते हैं लोक में। लेकिन आप ऐसा नहीं कहेंगे कि पीतम सु अम्बर सु ऐसे पुरुषम को आनय, ऐसा आप लोग नहीं लोक में प्रयोग नहीं करते। इसलिए वो क्या है? वो अलौकिक नहीं है, वो लौकिक है। लौकिक क्या है? पीतम अम्बरम ये लौकिक है और अलौकिक क्या है? पीत सु अम्बर सु ये अलौकिक है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ हमारा प्रकृत स्थल में क्या है? पूर्वम भूतः है, तो पूर्व अम भूत सु ये अलौकिक विग्रह हो गया, पूर्वम भूतः ये लौकिक विग्रह हो गया। अब ये जो समास की प्रक्रिया है ये
अलौकिक विग्रह में ही प्रवृत्त होती है, अलौकिक विग्रह में ही इसकी कल्पना की जाती है। ये जो समास की कल्पना है यह किसमें की जाती है? अलौकिक विग्रह में। लौकिक विग्रह में इसकी कल्पना नहीं की जाती। तो अलौकिक विग्रह क्या है मेरा? पूर्व अम भूत सु। इस स्थिति में ही हम समास की कल्पना करते हैं कि यहाँ इस सूत्र से समास हुआ, यहाँ इस सूत्र से लोप हुआ, फिर इसके बाद भूतपूर्व ये बना। तो अलौकिक विग्रह में ही हमको देखना है, लौकिक विग्रह तो नहीं देखना। तो लौकिक विग्रह भले हम करते हैं लेकिन समास उसमें प्रवृत्त नहीं होता। समास हमेशा अलौकिक विग्रह में प्रवृत्त होता है। बात स्पष्ट है, समझ में आ गई? इसके बाद देखिए, हमने जब अलौकिक विग्रह कर दिया पूर्व अम भूत सु, तो इस स्थिति में समास हो गया सहसुपा सूत्र से। क्यों? क्योंकि उसका अर्थ हम लोग किए थे सुबंतम समर्थ सुबंतेन सह समस्यते। तो सुबंत क्या है? पूर्व अम, ये सुबंत है। सुबंत क्यों है? क्योंकि सुप प्रत्याहार घटित कोई प्रत्यय इसके अंत में लगा है। सुप प्रत्याहार में पूरे 21 प्रत्यय आ जाते हैं, सु औजस अम औट। उसमें से एक सु ये जो प्रत्यय है वो भूत के बाद लगा है, और अम ये जो प्रत्यय है वो पूर्व के बाद लगा है। इसलिए ये पूर्व अम ये भी सुबंत है, भूत सु ये भी सुबंत है, और समर्थ भी है ये। क्योंकि देखिए ऊपर की जो परिभाषा थी समर्थ पद विधि, वहाँ से समर्थ आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका अर्थ था पद विधि, माने पदोद्देश्यक जो विधि होती है, पद को उद्देश्य करके होने वाली जो विधि होती है, वहाँ पर समर्थ ये पद जाता है। तो ये जो सहसुपा से होने वाली जो समास विधि है ये पदोद्देश्यक विधि है, क्योंकि पद को ये विधि हो रही है। आप कह रहे हैं सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है, तो सुबंत जो होगा वो तो पद होगा ही, क्योंकि उसके अंत में सुप लगा होगा। और सुबंतम तिंगंतम च पद संयम से आप कहते हैं सुप तिंगंतम पदम से, इसलिए सुबंत जो है वो पद है। तो आप ये सहसुपा से जो समास कर रहे हैं वो सुबंत का सुबंत के साथ कर रहे हैं, इसका मतलब आप एक पद का दूसरे पद के साथ समास कर रहे हैं, है कि नहीं? इसलिए हम लोग समास शब्द का जब अर्थ करते हैं तो क्या कहते हैं? बहुनाम पदानाम मिलित्वा। पद मिल करके बनते हैं, शब्द मिल करके नहीं बनते, अथवा प्रातिपदिक मिल करके नहीं बनते। समास हमेशा पदों का होता है, दो पदों का होता है। इसलिए पदोद्देश्यक विधि तो है ही, इसलिए यहाँ पर समर्थ ये पद आएगा, तब अर्थ होगा सुबंतम समर्थम सुबंतम, दोनों के साथ जुड़ेगा, है कि नहीं? एक सहसुपा में सुप दिया ही है, एक सुबह मंत्रते परांगवत्सरे से सुप आता है, तो उस सुप के साथ उसका भी अर्थ होता है सुबंतम, और इस सूत्र में सुपा जो है उसका भी अर्थ होता है सुबंतम। दोनों के साथ समर्थ जोड़ दीजिए तो समर्थम सुबंतम समर्थ सुबंतेन सह समस्यते, इस तरह हम लोग अर्थ कर देते। समर्थ सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, मतलब उस जिसमें भी आप समास कर रहे हैं, जिन दो पदों का आप समास कर रहे हैं उसमें समर्थ होना चाहिए, उसमें सामर्थ्य होना चाहिए। तो हम जब पूर्व अम भूत सु इन दो पदों का समास कर रहे हैं तो उसमें सामर्थ्य है ही। हम लोग सामर्थ्य देखे ही थे किसे कहते हैं? जहाँ पर आकांक्षा योग्यता सन्निधि होती है वहाँ पर व्यपेक्षा सामर्थ्य होता है, और वृत्ति जो होती है राजपुरुषा जैसे वृत्ति है, भूतपूर्व ये वृत्ति है, तो उसमें एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य होता है, ये हम लोग देखे थे। तो यहाँ पूर्व अम भूतसु में आकांक्षा भी है, क्योंकि पूर्व को भूत की आकांक्षा है। हमने कहा पूर्व, तो आप कहेंगे ना किससे पूर्व, अथवा पूर्व क्या आगे बोलिए, तो हमने कहा भूत, तो आपकी आकांक्षा शांत हो गई कि भूत माने भूतकालिक पूर्व में हुआ, इस तरह का अर्थ निकल जाएगा। तो अर्थ निकल गया तो आकांक्षा है, योग्यता भी है, पूर्व का भूत के साथ अन्वय हो ही सकता है, और सन्निधि भी है। हम तुरंत बोल रहे हैं, हम एक प्रहर ऐसा प्रहर बिता करके उच्चारण नहीं कर रहे, है कि नहीं? इसलिए यहाँ पर सामर्थ्य भी है। तो एक समर्थ सुबंत हो गया पूर्व अम, और दूसरा समर्थ सुबंत हो गया भूत सु, तो इसके साथ सहसुपा सूत्र का समास हो गया। ठीक है, समास होने के बाद जानते ही हैं, समास होने के बाद इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है कृत्तधित्य समासाष्ट सूत्र से। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद क्या होता है? उसके बाद सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, इस सूत्र से प्रातिपदिक का अवयव जो सुप, तो प्रातिपदिक क्या हो गया है? पूर्व अम भूत सु, ये समुदाय क्या हो गया? प्रातिपदिक हो गया। अब इस प्रातिपदिक का जो अवयव, इस प्रातिपदिक का अवयव तो पूरे हैं, चारों है, पूर्व भी है, अम भी है, भूत भी है, सु भी है, लेकिन उसमें हमको सुप चाहिए, अवयव जो सुप। तो अवयव सुप क्या है? पूर्व के बाद अम है और भूत के बाद सु है, तो अम और सु, इस प्रातिपदिक का अवयव जो सुप, उन अम और सु का लुक हो गया।
लुक होने के बाद क्या बचा? पूर्व भूत बचा। क्या बचा? पूर्व और भूत। अब इस स्थिति में ये समस्या हो गई कि पूर्व प्रयोग किसका हो। क्योंकि पूर्व प्रयोग करने वाला जो सूत्र है उपसर्जनम पूर्वम, उसके लिए पहले आपको उपसर्जन संज्ञा चाहिए कि उपसर्जन संज्ञा करनी पड़ेगी। तो उपसर्जन संज्ञा करने वाला शास्त्र है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। वो कहता है समास शास्त्रे यत प्रथमा निर्दिष्टम पदम, है कि नहीं? तो समास शास्त्र में जो प्रथमा निर्दिष्ट पद होता है, तदबोधक जो पद होगा, तदबोधक जो शब्द होगा, उसी शब्द की हम क्या करते हैं? उपसर्जन संज्ञा करते हैं। जैसे अभी आगे सूत्र जस्ट आने वाला है अव्ययीभाव समास में, तो हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस समय भी हम लोग उसको देखते हैं कैसे प्राप्त है। तो पूर्व और भूत ये स्थिति बन चुकी है हम लोगों की। अब यहाँ पर हमको पूर्व प्रयोग करना है, तो किसका पूर्व प्रयोग हो? तो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम ये शास्त्र आता है और कहता है समास शास्त्रे, शास्त्रे माने सूत्रे, तो समास सूत्र में, समास विधायक सूत्र में, तो समास विधान करने वाला यहाँ पर कौन है? सहसुपा है। तो उस सूत्र में जो प्रथमांत पद होगा, तो इस सूत्र में तो कोई प्रथमांत पद नहीं है, नहीं है ना? तो यहाँ पर सुबामंत्रते परांगवत्सरे से जो हम सुप ले आए थे, वो सुप तो प्रथमांत है ना। तो सुप सह सुपा इस तरह का हम सूत्र बना देंगे। अरे सूत्र बन ही जाएगा। जो सुबामंत्रते परांगवत्सरे से जो सुप आ रहा था वो तो प्रथमांत आ ही रहा था, तो फिर वो क्या हो जाएगा? उपसर्जन हो जाएगा। तद बोधक पद क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ सुप जो है, सुप, सुप किसको कह रहा है? सुबंत को कह रहा है। तो सुबंत यहाँ पूर्व भूत में सुबंत कौन है? तो दोनों है, पूर्व भी सुबंत है और भूत भी सुबंत है। तो सुप से बोध किसका हो रहा है? पूर्व का भी और भूत का भी। तब ये वही स्थिति बनी है, किसी एक का बोध हो नहीं रहा कि उसको हम पूर्व प्रयोग करें। इसलिए प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम ये शास्त्र से यहाँ व्यवस्था नहीं बन पा रही है। तो हम क्या करें, किसका पूर्व प्रयोग करें? तो इसके लिए पाणिनि जी ने स्वयं निर्देश किया है, एक सूत्र बनाया है कि नहीं? भूत पूर्वे चरट, देखिए यहाँ लिखा है भूत पूर्वे चरट। तो भूत पूर्वे चरट एक सूत्र है, उसका अर्थ होता है भूत पूर्व अर्थ में चरट प्रत्यय होता है। जैसे उससे बनता है कुलपति चरह, इस तरह करके प्रयोग बनता है। माने भूतपूर्व कुलपति बराबर कुलपति चरह, माने जो बहुत पहले के जो कुलपति हों उनको हम कुलपति चर कहते हैं, क्योंकि चरट प्रत्यय भूतपूर्व अर्थ में होता है। तो कहने का मतलब है कि भूतपूर्व चरट जब ये पाणिनि जी सूत्र स्वयं बनाए हैं, उसमें भूतपूर्व इस शब्द का प्रयोग किए हैं और उस प्रयोग में इन्होंने भूत का पूर्व प्रयोग किया है। तो तन निर्देश सामर्थ्यात हम भी कह देते हैं कि यहाँ भूत शब्द का पूर्व प्रयोग हो जाएगा, है कि नहीं? तो भूत शब्द का पूर्व प्रयोग हो गया, तो पूर्व भूत ये जो स्थिति थी उसमें भूत को आप पहले ले आइए, तो भूत पूर्व ये बन जाएगा। उसके बाद भूतपूर्व बनने के बाद एक देश विकृत मनन्यवत इस न्याय के द्वारा पुनः सुबुत्पत्ति हो जाती। तो पूर्व भूतपूर्व और सु का ऋत्व विसर्ग होके भूतपूर्व ये प्रयोग सिद्ध हो जाता है। ये तो हम लोग पिछले पार्ट में सिद्ध कर चुके हैं, इसलिए हम इतना जल्दी इसको समझाएं आपको। यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप ज़रूर इसके पीछे वाला वीडियो देखिए, तभी आपको अच्छे से ये समझ में आएगा, क्योंकि इसमें हम थोड़ा जल्दी बोल गए, है कि नहीं? क्योंकि ये सभी बातें हम बता चुके हैं, फिर दोबारा बोलना ये पौनरुक्ति दोष हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा जल्दी बोले। चलिए, तो यहाँ देखिए, यहाँ तक तो हम लोग देखे वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह, माने वृत्ति का जो अर्थ उसको अवबोधक, उसका जो अवबोधक, उसको जो कहने वाला है, उसको हम उस वाक्य को हम विग्रह कहेंगे। और सहच वह जो विग्रह है वह लौकिकः अलौकिकश्च इति द्विधा, लौकिक और अलौकिक भेद से दो प्रकार का हो गया। तत्र माने वो दो, तत्र का अर्थ हो गया उसमें, तो उसमें माने किसमें? उस लौकिक और अलौकिक विग्रह में। तो लौकिका लौकिके, तत्र बराबर लौकिका लौकिके, उस लौकिक और उस अलौकिक विग्रह में पूर्वम भूतः इति लौकिकः, पूर्वम भूतः ये जो विग्रह है इसको हम लौकिक कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये लोके प्रयोगार्हत्व है, लोके प्रयोगार्हत्वम लौकिकत्वम। तो लोक में जो प्रयोग करने योग्य है, तो लोक में प्रयोग करने योग्य क्या है? पूर्वम भूतः ये है, इसलिए इसको हम लौकिक कहेंगे। और पूर्व अम भूतसु इति अलौकिकः,
पूर्व अम भूत सु ये क्या है? अलौकिक विग्रह है। क्यों? क्योंकि ये लोक में प्रयोग करने योग्य नहीं है। हम ऐसा कभी नहीं कहते कि पूर्व अम भूत सु, इस तरह का प्रयोग हम लोक में थोड़ी करते हैं। हम तो पूर्वम भूतः करते हैं अथवा भूतपूर्वः करते हैं। हम पूर्व अम भूत सु इसका प्रयोग नहीं करते, इसलिए अलौकिक है कि नहीं? इसलिए अलौकिक है। और भूतपूर्वः, ये भूतपूर्वः सिद्ध हो गया। कैसे सिद्ध हुआ हम लोग अच्छे से देख लिए। इसके बाद पूर्व प्रयोग के लिए कह रहे हैं कि भूतपूर्वे चरट इति निर्देशात, इस सूत्र के निर्देश से पूर्व निपातः, किसका? भूत शब्दस्य। इसमें नहीं लिखा, लेकिन भूतपूर्वे चरट इति निर्देशात भूत शब्दस्य पूर्व निपातः, निर्देशात के बाद आप इतना जोड़ लीजिए भूत शब्दस्य, क्योंकि पूर्व निपातः तो किसका पूर्व निपातः, ये तो इसमें लिखे नहीं। लेकिन सिद्धांत कौमुद्याम लिखितम वर्तते कि भूतपूर्वे चरट इति निर्देशात भूत शब्दस्य पूर्व निपातः, है कि नहीं? तो इससे भूत का पूर्व प्रयोग हो गया। निपातः माने प्रयोग, निपातः माने प्रयोग, तो भूत शब्दस्य पूर्व प्रयोग हो गया। तो बन गया क्या? भूतपूर्व। ये प्रयोग हमारा बन गया। ये भूतपूर्व, यदि पूछे आपसे भूतपूर्व इसमें कौन सा समास है, तो आप कहिए केवल समास है। इसमें अव्ययभाव समास भी नहीं है, इसमें तत्पुरुष समास भी नहीं है, इसमें बहुव्रीहि समास भी नहीं है, ना ही इसमें कर्मधारय है, ना ही इसमें द्विगु है, ना ही इसमें द्वंद्व है। इसमें कौन समास है? केवल समास है। बात समझ में आ गई। इसी तरह एक वार्तिक आगे दिए, देखिए, इवेन समासो विभक्त्यलोपश्च, है कि नहीं? इवेन समासो विभक्त्यलोपश्च, इसका क्या अर्थ होता है? तो ये वार्तिक है। इवेन ये तृतीयांत है। इवेन इव शब्द है, उसका क्या बनेगा? इवेन, इस तरह बनेगा। तो इव शब्द ये तृतीयांत हो गया। तो तृतीया क्यों है? क्योंकि सह आगे है। आगे सह भले यहाँ नहीं दिख रहा वार्तिक में, लेकिन सह का प्रयोग न रहने पर भी तृतीया हो जाती है। वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेत इत्यादि निर्देशात, जब आप पढ़ेंगे सहयुक्त अप्रधाने ये सूत्र, तो वहाँ लिखा है कि विनापि तदयोगम तृतीया, माने विनापि माने सह साकम सार्धम, इनके विनापि, इनके बिना भी, इनका यदि प्रयोग नहीं है तो भी विनापि तदयोगम तृतीया, तब भी तृतीया हो जाती है। क्यों? क्योंकि वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेत इत्यादि निर्देशात। तो यहाँ भले सह नहीं दिया है, लेकिन सह के न रहने पर भी इवेन में तृतीया हो गई। क्यों? क्योंकि सहार्थ द्योत्य है वहाँ पे। सह वहाँ अर्थ आ रहा है कि इवेन, सह माने इव के साथ, ये अर्थ तो वहाँ है, भले प्रयोग नहीं है सह शब्द का, इसलिए न रहने पर भी तृतीया हो जाती। तो इवेन सह, आपको सह अपने तरफ से अर्थ में ले आना है। तो इवे सह समासः, इव के साथ समास होता है। तो आप कहेंगे किसका होता है? इव के साथ समास होगा, लेकिन किसका? तो आप शुभा मंत्रते परांग वत्सरे से सुप ले आइए, तो अर्थ होगा सुबंतम। वो जो सुप आ रहा है उसका अर्थ हो गया सुबंतम। तो सुबंतम इवेन सह, माने सुबंत का इव के साथ समासः, समास होता है। और एक और चीज़ क्या कह रहे हैं कि विभक्ति अलोपश्च, विभक्ति धन अलोपः, ये यण संधि हो गई, विभक्ति अलोपश्च बन गया। तो विभक्ति और अलोपः माने विभक्ति का अलोप कहना चाहिए, विभक्ति का लोप नहीं होता है। सामान्यतया क्या होता है, जैसे ही समास करेंगे तुरंत विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे पूर्व अम भूत सु, इसमें हमने समास किया, वैसे ही तुरंत वहाँ अम और सु इसका लोप हो गया, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि इवेन समासः, इव के साथ समास होगा, किसका? समर्थ सुबंत का। समर्थ सुबंत का इव के साथ समास होता है, लेकिन विभक्ति अलोपश्च, विभक्ति का अलोप भी होता है, विभक्ति का लोप नहीं होता है। जैसे जैसे उदाहरण है वागर्थौ इव वागर्था विव, है कि नहीं? उदाहरण है वागर्था विव, ये मेरा उदाहरण है। इसका लौकिक विग्रह क्या है? तो वागर्थौ इव, ये लौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह क्या है? वागर्थौ इव, ये लौकिक विग्रह है। इसके बाद अलौकिक विग्रह भी आप करेंगे, क्योंकि अलौकिक विग्रह में ही समास होता है, लौकिक विग्रह में आप समास कर नहीं सकते। तो इसका अलौकिक विग्रह क्या करेंगे? तो वागर्थ औ और इव, उधर सु नहीं ले आएंगे। क्यों? क्योंकि सु इव अव्यय है, तो उससे उत्तर सु का लोप हो जाता है वैसे भी, तो इव से उत्तर सु नहीं आएगा। आप अलौकिक विग्रह लिखेंगे तो केवल इतना ही लिखेंगे, वागर्थ औ और इव। इसके बाद इसी सूत्र से इवेन समासः विभक्त्यलोपश्च, इस सूत्र से आप समास कर देंगे। समास तो सासुपा से भी हो सकता था, क्योंकि समर्थ सुबंत हो गया आपका वागर्थ औ, और दूसरा समर्थ सुबंत हो गया इव।
तो उससे समास हो सकता था, लेकिन इसमें जो ये कह रहे हैं कि विभक्त्य लोपश्च, ये नहीं हो पाता। इसीलिए विभक्त्य लोपश्च कहने के लिए इन्होंने ये वार्तिक बनाया। तो इसमें अपूर्व विधान क्या है? अपूर्व विधान है विभक्त्य लोप। बाकी इवेन समासा ये तो सासुपा से भी सिद्ध था, लेकिन विभक्त्य लोप भी कहना था, तो इसके लिए इन्होंने एक वार्तिक बनाया, इवेन समासः विभक्त्य लोपश्च, माने इव के साथ समास होता है और विभक्ति का अलुक होता है, लोप नहीं होता है। तो वागर्थ औ और आगे इव है। यहाँ पर इस सूत्र से इवेन समासो विभक्त्य लोपश्च, इस वार्तिक से हमने समास कर दिया। समास करने के बाद समासत्वात् कृतधित्त समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा भवति। प्रातिपदिकत्वात् सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन सूत्रेण सुपः लुक, सुप का लुक हो गया। सुप क्या है? तो वागर्थ औ में औ है, तो उस औ का क्या हो गया? लुक। लुक प्राप्त था, क्या था? लुक प्राप्त था, उसी का तो ये निषेध कर रहा है। तो वो जो सुपधातु प्रातिपदिकयों से प्राप्त जो लुक था, उसका ये सूत्र निषेध कर देगा, कहेगा कि विभक्त्यलोपः, माने विभक्ति का अलोप है, तो अलोप हो गया, तो लुक नहीं हुआ, तो वागर्थ औ और इव रहा। अब क्या प्राप्त है? वहाँ संधि प्राप्त है, तो आप संधि कर लीजिए, वागर्थाव इव। अब इसके बाद अवादेश हो गया ना, इचोयवायाव सूत्र से, वागर्थौ और आगे वागर्थ औ है, मिला दीजिए, वागर्थौ हो गया, और इव आगे है, तो वागर्थौ में जो औ है उसको एचोयवायाव सूत्र से आव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अच परे है इव का ई, इसलिए यण आदेश कर दीजिए, अवादेश कर दीजिए, तो हो गया क्या? वागर्था विव। अब इस वागर्था विव की एक देश विकृत मनन्यवत से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा तो था ही, तो एक देश विकृत मनन्यवत माने एक देश में विकार आ जाने से वो व्यक्ति बदल नहीं जाता। तो जैसे इसमें वागर्थ औ और इव, इस स्थिति में जैसे इसकी हमने प्रातिपदिक संज्ञा कृतधित्त समासाश्च से की थी, वही प्रातिपदिकत्व तो इस समय भी बना हुआ है, इसलिए फिर से सुबुत्पत्ति होगी। तो सुबुत्पत्ति आया वागर्था विव और सु, तो चूंकि इव ये क्या है? अव्यय है, तो अव्यय होने के चलते उससे उत्तर आने वाला जो सु है उसका अव्ययादाप सुपा सूत्र से लुक हो गया, तो वागर्था विव यही रहेगा। वागर्था विवह, वागर्था विवौ, वागर्था विवाह इस तरह से नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इव ये अव्यय है और उससे उत्तर आने वाली जो विभक्ति उसका पूरा सु औजस अमौढ़ सबका लुक होते जाएगा अव्ययादाप सुपा सूत्र से। इसलिए क्या प्रयोग बन गया? वागर्था विव, ये बन गया। बात समझ में आ गई? तो और अगर आपके मन में ऐसा जिज्ञासा हो कि इसमें पूर्व प्रयोग किसका हो, तो इसमें देखिए, जब किसी शास्त्र से कुछ प्राप्त ही नहीं है, आप प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम इस शास्त्र की प्राप्ति ही नहीं है, तो जब आपको कोई खींच ही नहीं रहा कि आप जब मान लीजिए वागर्थ और आगे इव है, अब यहाँ पर कोई शास्त्र जो है वो खींच ही नहीं रहा आपको कि हम पूर्व प्रयोग, तुम पूर्व में आ जाओ, ऐसा कोई कह ही नहीं रहा है, कोई शास्त्र ही नहीं कहने वाला। तो जो जिस स्थिति में है वह उसी स्थिति में रह जाता है। तो वागर्थ औ इव इस स्थिति में था, ये कोई शास्त्र नहीं था जो कहे कि इव को पूर्व में ले आओ, वागर्थ को पर में करो, इस तरह कहने वाला कोई शास्त्र नहीं है। इसलिए जो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में बना रहता है। इसी तरह हम और केवल समास का उदाहरण देखते हैं, तो नई कथा एक उदाहरण है। नई कथा तो न धन एक कथा है कि नहीं, तो इसमें अलौकिक विग्रह भी यही रहेगा, न एकधा। क्यों? क्योंकि न ये अव्यय है, उससे उत्तर विभक्ति आएगी ही नहीं, और एकधा ये भी अव्यय है, उससे उत्तर भी विभक्ति नहीं आएगी। तो न एकधा ये अलौकिक विग्रह हो गया। अलौकिक विग्रह होने के बाद सहसोपा इसी सूत्र से समास हो गया। समास होने के बाद विभक्ति लुक हो गई, विभक्ति थी ही नहीं, वैसे भी लुक हो गई, है कि नहीं। उसके बाद न एकधा यही रहा। अब हुआ कि पूर्व प्रयोग किसका हो, तो किसी सूत्र से प्राप्ति नहीं किसी का पूर्व प्रयोग, तो जो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में बना रहेगा। न एकधा है, अब यहाँ जो स्थिति है वही रहेगी। संधि जो प्राप्त है आप कर लीजिए, न एकधा में अ ए मिलकर वृद्धि प्राप्त है तो अ ए वृद्धि हो जाती, नई कथा बन जाता है। फिर एक देश विकृत मनन्यवत न्याय से फिर से सुविभक्ति आती है, नई कथा सु रहता है। सु का चूंकि एक नई कथा ये अव्यय है, इसलिए उससे उत्तर सु का लोप हो जाता है, तो एक कथा यही बन जाता है, नई कथा ये बन जाता है कि नहीं। इसी तरह आप जितना भी केवल समास का उदाहरण देखिए, बहुत कम ही मिलता है केवल समास का उदाहरण, केवल समास का उदाहरण ज़्यादा नहीं है। तो पूर्व प्रयोग की यदि बात आए तो जो जिस स्थिति में रहता है उसी स्थिति में वो बना रहता है, उसमें किसी का पूर्व प्रयोग नहीं होता है। क्योंकि भूतपूर्व में यहाँ हमारे पास निर्देश था, भूतपूर्व चरट ये सूत्र, तो तन निर्देश सामर्थ्य कह देते हैं कि भूत का पूर्व प्रयोग होगा और
जो पूर्व है उसका वो जहाँ है वहीं रहेगा, लेकिन भूत को आप पहले ला लीजिए तो भूतपूर्व ये सिद्ध हो जाता है। बात समझ में आ गई। इति केवल समासः। अब केवल समास यहाँ पर संपन्न हो गया हम लोगों का। केवल समास हम लोग अच्छे से देख लिए कि केवल समास क्या होता है। केवल समास में हमने ये देखा, सर्वप्रथम हमने ये देखा कि समास कितने होते हैं, तो समासः पंचधा हमने देख लिया। फिर समास का हमने लक्षण देखा कि तत्र समसनम समासः। उसके बाद समास कितने होते हैं, फिर उसकी किसकी क्या लक्षण होता है, किसका क्या परिभाषा होता है, उसको हमने अच्छी तरह से देख लिया। उसके बाद हमने जो परिभाषा सूत्र समर्था पद विधि था उसको हमने अच्छे से देखा। प्राक कडारात समासः, ये जो अधिकार सूत्र था इसको हमने अच्छे से देखा। स सुपा, ये जो विधि सूत्र था इसको भी हमने अच्छे से देख लिया। और वृत्ति किसे कहते हैं, वृत्ति को भी हमने अच्छे से समझा। और लौकिक विग्रह क्या होता है, अलौकिक विग्रह क्या होता है, उसके बारे में भी हम लोग अच्छे से विचार किए। ये सभी केवल समास के अंतर्गत आते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। हम लोग इस पर अच्छी तरह से चर्चा कर चुके। यदि आपको कोई संदेह हो तो आप निश्चित रूप से पूछें, ठीक है ना। चलिए ठीक है।